तारीख थी 12 अगस्त 1997। सुबह का वक्त, एकदम शांत। मुंबई का एक शिव मंदिर जहां माहौल पूरा भक्ति और सुकून से भरा हुआ था। लेकिन कुछ ही पलों में ये जो खामोशी थी ना, ये गोलियों की गूंज से हमेशा हमेशा के लिए टूटने वाली थी। गुलशन कुमार पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि उनके कंधे पर एक बंदूक रखी गई और हमलावर ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा। ये वो दिन था जब भारत के कैसेट किंग की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। एक ऐसा अपराध जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर गुलशन कुमार को किसने और क्यों मारा। चलिए इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था, इसे समझने के लिए हमें पहले उस इंसान को जानना होगा जो इसका शिकार बना। वो थे गुलशन कुमार और उनका खड़ा किया हुआ एक बहुत बड़ा साम्राज्य, टी सीरीज। सोचिए, दिल्ली में अपने पिता की जूस की दुकान पर काम करने वाले एक लड़के से गुलशन कुमार भारत के सबसे बड़े म्यूजिक मुगल बन गए। उनका सपना बस एक ही था कि संगीत हर घर तक पहुंचे, और वो भी सस्ते में। उनका जो बिजनेस मॉडल था ना, वो एकदम रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कॉपीराइट एक्ट में एक लूप होल, एक छोटी सी जगह ढूंढ निकाली। ये क्लॉज कहता था कि कोई भी कलाकार किसी गाने का अपना वर्जन बना सकता है। बस इसी का फायदा उठाया गुलशन कुमार ने। उन्होंने स्ट्रगलिंग सिंगर्स को पकड़ा, उनसे पुराने हिट गानों के सस्ते कवर वर्जन बनवाए और मार्केट को कैसेट से लिटरली पाट दिया। और फिर आया भक्ति संगीत का दौर, जिसने तो उनकी पकड़ को और भी ज्यादा कई गुना मजबूत कर दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी ये स्ट्रैटेजी इतनी कामयाब हुई कि 90s तक आते आते टी सीरीज ने हिंदी म्यूजिक मार्केट के 75% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 75%। 1997 तक टी सीरीज की सालाना कमाई 500 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी थी। अब इतनी बड़ी दौलत और कामयाबी ने जाहिर है उन्हें एक बहुत बड़ा निशाना भी बना दिया था। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। गुलशन कुमार ने अनजाने में ही सही, म्यूजिक की दुनिया और अंडरवर्ल्ड दोनों में कई ताकतवर दुश्मन बना लिए थे। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके प्रतिद्वंदियों की। HMV और टिप्स जैसी जो बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां थीं, उनको टी सीरीज की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा था। मार्केट में टिके रहने के लिए उन्हें अपनी कैसेट्स के दाम गिराने पड़ रहे थे, मजबूरी में। फिर आते हैं कलाकार। मशहूर संगीतकार नदीम सैफी, जिनके करियर को बनाने में गुलशन कुमार का बहुत बड़ा हाथ था। उनको लगने लगा था कि एक पर्सनल झगड़े के बाद गुलशन कुमार उनका करियर बर्बाद करना चाहते हैं। और तीसरा और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन था अंडरवर्ल्ड। दाऊद इब्राहिम का गैंग उनसे हफ्ता वसूली के जरिए उनकी मोटी कमाई में से अपना हिस्सा चाहता था। नदीम सैफी के साथ जो झगड़ा था, उसकी असल वजह थी उनकी सोलो एल्बम है अजनबी। नदीम चाहते थे कि टी सीरीज इसे जोर शोर से प्रमोट करे, लेकिन गुलशन कुमार का मानना था कि नदीम एक बेहतरीन कंपोजर हैं पर सिंगर अच्छे नहीं हैं। हुआ भी वही, एल्बम फ्लॉप हो गई और नदीम ने इसका सारा दोष गुलशन कुमार पर डाल दिया। बस यहीं से दुश्मनी बहुत गहरी हो गई। लेकिन गुलशन कुमार वो अंडरवर्ल्ड की धमकियों के सामने झुके नहीं, बिल्कुल नहीं। जब उनसे 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, इतने पैसों से तो मैं वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। उनका ये बेखौफ रवैया ही शायद उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। अब कहानी का रुख मुड़ता है पुलिस की जांच की तरफ कि आखिर कैसे पुलिस ने इन अलग अलग दुश्मनों को एक ही साजिश की कड़ी में पिरोया। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से हत्या की साजिश की कड़ियां कुछ इस तरह से जुड़ी। कहानी शुरू होती है जून 1997 में दुबई की एक म्यूजिक पार्टी से। फिर 5 अगस्त को अबू सलेम गुलशन कुमार को आखिरी धमकी भरा फोन करता है। ठीक एक हफ्ते बाद 12 अगस्त को उनकी हत्या कर दी जाती है और 30 अगस्त को पुलिस नदीम सैफी को मुख्य साजिशकर्ता घोषित कर देती है। तो पुलिस का फाइनल निष्कर्ष ये था कि नदीम सैफी ने अपनी दुश्मन कंपनी टिप्स के मालिक रमेश तुरानी के साथ मिलकर गुलशन कुमार को रास्ते से हटाने के लिए अबू सलेम के आदमियों को सुपारी दी थी। साजिश तो सामने आ गई, लेकिन क्या गुलशन कुमार को इंसाफ मिला? कहानी का ये जो आखिरी अध्याय है, ये कानूनी दाव पेंच और एक तरह से अधूरे न्याय का है।
तो फिर मुख्य आरोपियों का आखिर हुआ क्या? देखिए, नदीम सैफी तो ब्रिटेन भाग गए और उनका प्रत्यर्पण मतलब उन्हें भारत वापस लाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकी। रमेश तौरानी सबूतों की कमी की वजह से बरी हो गए। अबू सलीम पर तो इस केस में कभी मुकदमा ही नहीं चला और जो शूटर था अब्दुल रऊफ, उसे उम्र कैद हुई और जेल में ही उसकी मौत हो गई। तो ये जो मुख्य साजिशकर्ता थे वो बच कैसे निकले? अबू सलीम को जब पुर्तगाल से भारत लाया गया तो प्रत्यर्पण संधि की कुछ शर्तें थीं जिनकी वजह से उस पर यह केस चलाया ही नहीं जा सका। दूसरी तरफ नदीम सैफी ने ब्रिटिश अदालत में ये साबित कर दिया कि उनके खिलाफ सबूत काफी नहीं हैं। तो कुल मिलाकर सजा सिर्फ उस भाड़े के हत्यारे को हुई जिसने गोली चलाई थी। दशकों बीत चुके हैं, इस हत्या के कथित मास्टरमाइंड आज भी आजाद हैं और सवाल आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, कैसेट किंग को असल में किसने मारा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह से मिल ही न पाए।